Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 14 of chapter number 9, Biomolecules. In this session, we discussed about the number of factors which affect the enzyme activities. कौन कौन से ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. मे बी पॉसिबल है वो फैक्टर्स की वजह से एक्टिविटीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. सो the activities of an enzyme can be affected by change in the conditions which can change the tertiary structure of the protein. अब आपको पता है एंजाइम नेचर वाइज क्या है. प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर मेजॉरिटी नंबर ऑफ एंजाइम्स बनाने के लिए काम में आता है. सो एंजाइम की एक्टिविटी कब अफेक्ट होती है, ऐसे कोई भी कंडीशन के अंदर आप चेंजेस कर दो जो कंडीशन में चेंजेस करने की वजह से प्रोटीन जिसके सपोर्ट से एंजाइम बना है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है देन वी कैन से दैट एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हुई है. तो मेजॉरिटी कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 pH, नंबर 3 चेंज in the substrate concentrations or binding of specific chemical that regulate its activity. So ऐसे टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के अंदर आप चेंजेस करो, या तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स है जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. ये फैक्टर्स की कंडीशन, उनका लेवल, उनका कंसंट्रेशन अगर आप चेंज कर देते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई टेम्परेचर एंड pH दोनों मिलजुल के कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. नाउ एज आई अर्लियर सेज दैट एंजाइम जनरली फंक्शंस इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH. टेम्परेचर, pH इन दोनों की नैरो रेंज में ही एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटीज देते हैं. जैसे कि आपको दो डायग्राम दिए हुए, पहला है एंजाइम की एक्टिविटी वर्सेस pH का और दूसरा है एंजाइम की एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर. अब आपको दोनों के अंदर एक एक पॉइंट दिया हुआ है. ये पिक पॉइंट है, जो पिक पॉइंट पे मैक्सिमम एक्टिविटीज मिलेगी. सो ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH. तो पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पे हर एक एंजाइम अपनी हाईएस्ट, मैक्सिमम, ऑप्टिमम एक्टिविटीज देता. तो वो टेम्परेचर को बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वो pH को बोला जाता है ऑप्टिमम pH. जैसे आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो मैं डायग्राम के ऊपर से बता सकता हूँ कि यहाँ पे या तो ये pH पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो pH को बोलेंगे ऑप्टिमम pH. सेम टू सेम टेम्परेचर की बात करो तो मैक्सिमम इतना टेम्परेचर होगा तब एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देगा, तो वो टेम्परेचर का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब आप एक काम करो कि ये जो वैल्यूज थी उससे नीचे या तो उससे ऊपर, मतलब इस साइड में भी जाओ या तो इस साइड में जाओ, सेम टू सेम यहाँ पे जाओ या तो इस साइड पे जाओ. सो एंजाइम की एक्टिविटी जो है इज डिक्लाइन, डिक्रीज होगी बोथ बिलो एंड अबोव द ऑप्टिमम वैल्यू. तो ऑप्टिमम वैल्यू में सेम टू सेम pH की भी बात कर सकते हो या तो टेम्परेचर की. सो टेम्परेचर या तो pH, ऑप्टिमम वैल्यू से अगर आप नीचे की ओर जाते हो तो भी एक्टिविटी कम होती हुई दिख रही है, अगर आप ऊपर की ओर जाते हो तो भी एक्टिविटीज कम होगी. सो ऑप्टिमम pH और टेम्परेचर एंजाइम को मिले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. नाउ अगर आप एंजाइम को टेम्परेचर लो देते हो, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट. अगर जो टेम्परेचर ज़रूरत है उससे कम दोगे तो एंजाइम टेम्पररीली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव. अब इनएक्टिव होगा तो अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाएगा. वेरेज अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय द हीट. अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो आपको मैंने बताया था कि एमिनो एसिड्स के बीच में
जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन टूटेगी, प्रोटीन टूटेगा, अल्टीमेटली एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, एकदम डिक्रीज हो जाएगी या तो ना के बराबर। पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस एंजाइम अगर आप बढ़ाते हो देन ऑलमोस्ट डबल द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस, कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को आपको नियर अबाउट डबल करना हो तो टेम्परेचर वहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज कर सकते हो। वैसा ही एक रूल है, अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो आधे से भी कम हो जाएगा। बट एक कंडीशन है कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, तो प्लस और माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। भाई इसमें प्लस और माइनस एक आध वैल्यू का चेंजेस हो सकता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी दिखते हैं उनकी एक्टिविटी कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑप्टिमम दिखती रहती है, मैक्सिमम दिखेगी 37 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दिस देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप 37 से टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हो या डिक्रीज करते हो, दोनों साइड पे केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एंजाइम्स है मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे काम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। बट इसमें एक्सेप्शंस है, आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था टाक पॉलीमरेज का, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विच हैबिटेट इन दी हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से जो एंजाइम आइसोलेट होते हैं दे आर एडेप्टेड टू फंक्शनिंग एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे बैक्टीरिया है जो पहले से ही 100 डिग्री सेल्सियस वाले एनवायरनमेंट में अपने आप को नॉर्मली सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनकी बॉडी से जो एंजाइम मिलेंगे वो इतने हायर टेम्परेचर पे भी काम कर पाते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था टाक पॉलीमरेज। तो ये टाक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया था, जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाता। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। वेरेस दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है सम BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ ग्लेशियल आइस, कंटिन्यूसली मैक्सिमम डिप फ्रोजन वाला एरिया हो, वहाँ पे ये BGA अपने आप को सर्वाइव कर पाता। तो उनकी बॉडी से जो भी एंजाइम्स मिलेंगे दे आर एडेप्टेड टू 0 डिग्री सेल्सियस। बट ऐसे एग्जांपल्स एक्सेप्शंस होते हैं। वेरेज ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करो तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है कि भाई टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, बट अप टू दी मैक्सिमम पिक पॉइंट, उसके बाद कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ वो एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। सो वो वैल्यू को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम पीएच। ऐसे ही सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर या तो ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। नाउ पीएच की बात करो तो पीएच का भी सेम टू सेम एंजाइम के जैसा ही काम है, टेम्परेचर से रिलेटेड। सो एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज डिक्रीज बोथ अबोव एंड बिलो द ऑप्टिमम पीएच, कि भाई ऑप्टिमम पीएच से आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, ऑलवेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज ही होती जाती है। ओके, अब आप ये ग्राफ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है y के ऊपर और x के ऊपर लिया हुआ है pH। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है अलग अलग एंजाइम अलग अलग pH पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटीज दिखाते रहते हैं। जैसे कि एंजाइम आपको दिख रहा है पेप्सिन, 1.8 pH पे काम करता है, स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट में मैक्सिमम काम करेगा। सलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH पे, माउथ में बेसिक pH पे या तो नियर अबाउट वी कैन से दैट न्यूट्रल pH पे काम करता है, मेजोरिटी न्यूट्रल ही बोल सकते हो उसे। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज आप बोल सकते हो या तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम बोल सकते हो। तो पैंक्रिएटिक या तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, कौन से pH पे काम करेंगे, नियर अबाउट बेसिक pH। तो हर एक एंजाइम अपनी एक्टिविटीज अलग अलग pH पे दिखाते रहते हैं। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सो हाउ
concentration of substrate affect the enzyme activity? So with the increase in substrate concentration, the velocity, speed, rate of the enzymatic reaction rises at the first. आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपको बढ़ती हुई मिलेगी. एंजाइमेटिक रिएक्शंस का जो स्पीड है, रेट है, वेलोसिटी है, वो पहले बढ़ेगा. कहाँ तक जाएगा? रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अप टू अ मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे बोला जाता है Vmax. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के पास अगर वो पहुंच जाता है स्पीड, उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करो विच इज नॉट एक्सीडिंग बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. तो एक बार अगर रिएक्शन की रेट मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax तक पहुंच गई, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होती है. आप समझ लो कि भाई एंजाइम्स के पास 50 एक्टिव साइट है. आपने धीरे धीरे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना चालू किया, 5, 10, 20, 25, ऑब्वियसली रिएक्शन की रेट बढ़ेगी. 35, 45, 48, 49, 50, ऑब्वियसली यहाँ पे भी रेट बढ़ेगी. पर यहाँ पे बढ़ने के बाद वो कहाँ तक पहुँच चुका है? Vmax तक. मैक्सिमम वेलोसिटी उसको मिल चुकी है. अब आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबस्ट्रेट कितने भी ऐड करो 50 ही एक्टिव साइट्स थी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के पास. So this is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules. अब एंजाइम के मॉलिक्यूल ही कम है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecules. अब 50 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है, आपने 50 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तब तक एक्टिविटी बढ़ेगी. बट उसके बाद अगर आप 60, 70, 80 कितने भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जोड़ोगे, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो एक्टिविटी उसके बाद नहीं बढ़ेगी. जैसे आपको ये एक ग्राफ दिख रहा है, एक्स के ऊपर आपको दिया हुआ है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंड वाई के ऊपर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड या तो रेट. तो ये ग्राफ आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है. तो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है Vmax/2, मतलब हाफ वेलोसिटी. तो हाफ वेलोसिटी कब आती है? तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इतना है तब, तो उसे बोला जाता है Km, जिसे मिकेलिस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है. सो Vmax/2 मतलब हाफ वेलोसिटी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब Km होगा तब आएगी. अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक पॉइंट है, तब तक आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो वहां तक आपको मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती जाएगी. अब आप एक काम करो, कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, ये पॉइंट आप लोगों को ऐसा स्ट्रेट ही मिलने वाला. एंजाइम की एक्टिविटीज अब कभी भी नहीं बढ़ेगी. सो द activity of an enzyme is also sensitive to the presence of some specific chemicals that binds to the enzyme. अब बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स भी होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होने वाले हैं, उनकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती है. सो आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज, या तो डिक्रीज या तो टोटली स्टॉप. सो कोई भी ऐसा केमिकल जो एंजाइम के साथ जुड़ते ही एंजाइम की एक्टिविटी एकदम शट ऑफ, डिक्रीज, स्टॉप हो जाती हो, तो वो प्रोसेस का नाम है इनहिबिशन एंड वो केमिकल का नाम होता है इनहिबिटर. इनहिबिटर का मतलब है स्टॉपर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने का काम करेगा, और प्रोसेस का नाम है इनहिबिशन.
So when inhibitor are closely resembles the substrate in its molecular structure, अब समझ लो A और A डैश एक सबस्ट्रेट है और दूसरा इनहिबिटर, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम एक दूसरे से मिलता जुलता है। सो उस टाइम पे क्या होगा कि सबस्ट्रेट की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, इनहिबिटर। सो व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। सो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, अब सिमिलरिटी बहुत सारी है, ना के बराबर डिफरेंस है खाली डैश का, जो वो एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। सो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर compete with the substrate for the substrate binding site of enzyme। तो अल्टीमेटली एंजाइम के साथ जुड़ना चाहिए सबस्ट्रेट, बट कौन जुड़ जाता है, इनहिबिटर, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के अंदर तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है। जैसा एंजाइम का एक्टिव साइट होगा वैसा ही सबस्ट्रेट का जो कॉम्पिटिटर है इनहिबिटर, वो अपना शेप बना लेगा। तो एंजाइम को तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये तो सबस्ट्रेट नहीं है, इनहिबिटर है, और वो इनहिबिटर को अपने साथ जोड़ लेता है। सो बाद में होगा क्या, सो कंसिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन इज डिक्लाइन। तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तब पता चलेगा हमें कि एक्चुअल में सबस्ट्रेट की जगह पे तो क्या जुड़ गया था, तो वो जुड़ा था उसका कंपिटिटर इनहिबिटर। सो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये नाम है एंजाइम का। अब उसका सबस्ट्रेट कौन होता है, सक्सिनेट, बट उसकी ही जैसा एक कंपोनेंट है जिसका नाम है मेलोनेट। सेम टू सेम शेप, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ कौन जुड़ जाता है, मेलोनेट, इंस्टेड ऑफ सक्सिनेट, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सो ये था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस के बाद कोई स्पेसिफिक केमिकल्स। सो सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, कि कभी कभार बैक्टीरियल पैथोजेंस को मारने के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं कि भाई बैक्टीरियल पैथोजन समझेगा कि भाई ये तो मेरा सबस्ट्रेट है, बट हमने उसके ही जैसा एक दूसरा सबस्ट्रेट वहाँ पे जोड़ दिया होगा। अगर उसके साथ बैक्टीरियल पैथोजन जुड़ता है तो उसके पॉपुलेशंस को डिक्रीज किया जा सकता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था। सेकेंड पॉइंट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। So inhibitor molecules alter the structure of enzyme thereby decrease the rate of reaction। उसमें क्या था कि मॉलिक्यूल खुद जुड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे इनहिबिटर क्या करेगा, एंजाइम के स्ट्रक्चर्स के अंदर ही चेंज कर देगा, कि उसकी एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंज कर देगा, तो रिएक्शन की जो रेट है ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ इनहिबिशन की जो प्रोसेस है कि भाई कोई भी केमिकल जो है वो जब भी इनहिबिटर का काम करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है, तो वो दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज द रिवर्सिबल एंड नंबर टू इज द इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल में इनहिबिटर कैन बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम द एंजाइम, कि भाई ऐसे ट्रीटमेंट हमारे पास है कि इनहिबिटर को हम लोग एंजाइम से रिमूव कर सकते हैं। बट इररिवर्सिबल में अगर देखो तो इनहिबिटर कोज डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम विच मेकिंग इट्स नॉन फंक्शनल, क्योंकि वो नॉन रिमूवेबल होगा। सो इररिवर्सिबल के अंदर इनहिबिटर क्या करेगा, बहुत सारा डैमेज करेगा टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड उसकी वजह से एंजाइम बिकम अ नॉन फंक्शनल। So this all are related with the number of factors which affect the enzyme activity like temperature, pH, changes in the substrate concentration and number of molecules which binds with the enzyme and alter the activity of enzymes.
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।